नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ई 305 के अगले ई लेक्चर में। तो कल जो मैंने क्लास ली थी उसमें आपने देखा था कि हमने टाइम डोमेन एनालिसिस को डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स की थोड़ी सी रिक्वेस्ट थी कि एक बार और फिर से फाइनली मैं जो हमारा अगली यूनिट है उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि फिर हम इसको प्रॉपरली आगे बढ़ सकें। तो जो हमारी जो अगली यूनिट है स्टूडेंट्स, कंट्रोल सिस्टम की ई 305 की अगली यूनिट है टाइम डोमेन एनालिसिस। जैसा कि आप देखते हैं कि हमने कंट्रोल सिस्टम के इंट्रोडक्शन और फिर ब्लॉक डायग्राम, सिग्नल फ्लो ग्राफ, इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया और क्लियर किया और स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स भी अच्छा आया असाइनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हम देख लेते हैं कि एक बार टाइम डोमेन एनालिसिस क्या होता है और फिर हम आगे इसमें बढ़ते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम डेफिनेशंस को समझते हैं। टाइम रिस्पॉन्स, किसी भी सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स जो होता है, यानी कहने का मतलब वो टाइम रिस्पॉन्स क्या होता है, दरअसल आउटपुट रिस्पॉन्स जो कि टाइम का फंक्शन होता है, इसलिए इसका नाम है टाइम डोमेन एनालिसिस। यानी टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसका आउटपुट देख रहे हैं जब हम इनपुट अप्लाई करते हैं। यानी कहने का मतलब इन शॉर्ट, जब हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं किसी सिस्टम में तो जो हमें आउटपुट है वो आउटपुट टाइम का फंक्शन है और उसी हिसाब से हम उसको आगे मेजर करते हैं। जो टाइम रिस्पॉन्स है किसी भी कंट्रोल सिस्टम का, वो उसके अंदर दरअसल दो पार्ट्स होते हैं। पहला ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, दूसरा स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स वो होता है जिसमें इनिशियली कुछ ना कुछ ऑलरेडी मतलब मौजूद होता है, यानी उसके अंदर कोई ना कोई इनिशियली कंडीशन होती है। और हमारा स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स होता है वो ऐसी कंडीशन जब फाइनली हमारा इनपुट सिस्टम से गुजरने के बाद में आउटपुट सेटल कंडीशन में पहुंच रहा है। इसको और मैं आगे ढंग से क्लियर करूंगा। यानी मैथमेटिकली सी टी, यानी सी टी हम आउटपुट को लिख रहे हैं, सी यानी फंक्शन ऑफ टाइम है, सी एक सिंपल एक वेरिएबल है जो कि है सी टी टी, मतलब ये जो सबस्क्रिप्ट में है सी टी, यानी ये तो है हमारा ट्रांजिएंट वाला पार्ट, और जो सी एस एस टी है, सी एस एस टी, ये है हमारा स्टडी स्टेट पार्ट, और इन दोनों का सम हमारा टोटली होता है हमारा आउटपुट। यानी सी टी टी इज इक्वल्स टू ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और सी एस एस टी इज इक्वल्स टू स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। इस तरीके से हम हमारा टाइम रिस्पॉन्स को एनालिसिस करते हैं। अब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, जैसे कि मैंने बताया, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इज द पार्ट ऑफ रिस्पॉन्स विच गोज टू जीरो एज टाइम इंक्रीजेस। यानी मैंने बताया कि इनिशियली कुछ ना कुछ मौजूद होगा, लेकिन जैसे जैसे हम सिस्टम में मतलब आगे बढ़ते हैं तो उसकी वैल्यू खत्म होना शुरू हो जाती है। यानी ये हमारी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस का पार्ट होता है। हो सकता है इनिशियल स्टेज में वो रिलैक्स हो तो हमारे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में कुछ मौजूद ना हो, यानी हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, और हो सकता है कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेस, फॉर एग्जांपल 2 वोल्ट अगर हम वोल्टेज की बात करें तो हो सकती है। यानी अगर हम मैथमेटिकली इसको समझें तो लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी सी टी टी इक्वल्स टू जीरो, यानी जैसे हम टाइम को बढ़ाएंगे इसकी वैल्यू खत्म होना शुरू हो जाएगी, यानी जीरो होना स्टार्ट हो जाएगी। जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है वो या तो एक्सपोनेंशियल हो सकता है या ऑसिलेटरी हो सकता है। हाँ, यानी एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि वो मतलब ऐसे नहीं है कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ जैसे आपने समझा होगा तो एक्सपोनेंशियली वो गिर रहा है। ऑसिलेटरी भी होता है, यानी कुछ कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं कि वहां पर कंप्लीटली वो फिनिश नहीं होता। ऑसिलेटरी यानी वो स्विंग कर रहा है एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में, कभी तो वो लार्ज होगा उतना ही वो डिले होगा, डिले मतलब लार्ज उतना ही वो स्मॉल होगा। अब हम बात करते हैं स्टडी स्टेट की। तो जो स्टडी स्टेट होता है, स्टडी स्टेट हमारा पार्ट होता है टोटल रिस्पॉन्स आफ्टर ट्रांजिएंट हैज डाइड। यानी ट्रांजिएंट के खत्म होने के बाद में जो हमारा स्टडी स्टेट यानी सेटलिंग स्टेट होती है वो होती है हमारी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के खत्म होने के बाद में, उसको हम स्टडी स्टेट बोलते हैं। स्टडी स्टेट एरर क्या होता है? स्टडी स्टेट एरर वो होता है यानी जो हमने फाइनल जो सेटलमेंट के टाइम पे जो हमने आउटपुट चाहा उससे वो कितना दूर है, यानी फाइनल वैल्यू माइनस एक्चुअल फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू स्टडी स्टेट एरर। और हम इसकी डेफिनेशन पढ़ देते हैं। इफ द स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ द आउटपुट डज नॉट मैच विद द इनपुट, यानी अगर जो हमारा स्टडी स्टेट का आउटपुट है वो इनपुट के माफ कीजिएगा, जो हमारे स्टडी स्टेट का रिस्पॉन्स जो आउटपुट है वो इनपुट से मैच नहीं करता है तो हमारे सिस्टम में डेफिनेटली एरर होगी। देन द सिस्टम हैज स्टडी स्टेट एरर डिनोटेड बाय ESS। ठीक है। अब ये कुछ जो टेस्ट सिग्नल्स थे ये मैं अब थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूँ, फिर भी एक बार आप देख लीजिए। हमारे 3 टाइप के टेस्ट सिग्नल हैं। पहला स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन जैसे मैंने बताया था कि सिंपल एक हम स्टेप लेते हैं, जैसे कि ये स्विच क्लोज होगा तो ये K
इंक्रीज हो जाए, मतलब के वैल्यू एकदम से अचीव कर लेगा और फाइनली फिर टाइम के रिस्पेक्ट में ये चलता जा रहा है कॉन्स्टेंटली। ठीक है, ऐसे ही हमारा मैथमेटिकली हमने इसको फाइनली डिफाइन कर दिया था, हमें इससे मतलब है। बाकी हमने ये जो वैल्यू है उनको हमने तोड़ा है, मतलब उनको हमने ब्रेक किया है। और अगर यूनिट स्टेप है तो के की वैल्यू 1 है, सिंपल, इसका ध्यान रखिए। ऐसे ही हमारा इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो 1/s है। फाइनली फिर रैम्प फंक्शन यानी एक रैम्प, ये तो इंक्रीजिंग रैम्प है, इसकी वैल्यू है kt। अगर k की वैल्यू 1 है तो दिस इज कॉल्ड एज यूनिट रैम्प फंक्शन। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है k/s², अगर यूनिट है तो 1/s²। फॉर यूनिट रैम्प k = 1। ये हमारा डिक्रीजिंग है। रैम्प आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने कॉलेज का एग्जांपल दिया था, कॉलेज के पास में जो एंट्री में जो रैम्प है, अगर आप उस पर चढ़ रहे हैं तो वो इंक्रीजिंग, और उस रैम्प से अगर आप उतर रहे हैं तो वो डिक्रीजिंग। फिर हम बात करते हैं पैराबोलिक फंक्शन की। पैराबोलिक फंक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, उसका जो वैल्यू है वो होता है kt²/2। यानी हम पहले यूनिट स्टेप से चले, फिर यूनिट रैम्प पे आए और फाइनली पैराबोलिक पे आए। अगर k की वैल्यू 1 है यहाँ पर तो ये यूनिट पैराबोलिक हो गया। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अगर हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखें तो k/s³, यानी हमने यूनिट स्टेप का देखा k/s, रैम्प का देखा k/s², और पैराबोलिक का देखा तो k/s³। इस तरीके से एक होता है हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स, जो कि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन सिस्टम को एनालिसिस करने के लिए, यानी सिस्टम का बेसिक बिहेवियर या बेसिक रिस्पॉन्स देखने के लिए हम इम्पल्स रिस्पॉन्स को समझते हैं। इम्पल्स रिस्पॉन्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका अराइजिंग टाइम और डिले टाइम, मतलब डीकेइंग टाइम, दोनों जीरो ही होता है। यानी t = 0 प्लस और t = 0 प्लस प्लस पे ये खत्म हो जाता है। तो ये जो टाइम होता है वो मेजरेबल नहीं होता, लेकिन हम सिस्टम का अगर हमें जनरल रिस्पॉन्स, यानी जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स, हमें जानना है, तब हम जो इनपुट है हम उसको डेल टी के बराबर लेते हैं। तो सिंपल जो डेल टी की जो डेफिनेशन है वो है 0 जब टाइम 0 के बराबर नहीं है, और इन्फिनिटी जब टाइम 0 के बराबर है। यानी आप देख पा रहे हैं इसका ये जो है ये सिंपली हमने एक एरो से डिनोट कर दिया है, लेकिन इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो हमें क्लियर नहीं है। ठीक है, ये फाइनली इनका कंपैरिजन है। ये हमारे जो इनपुट है यूनिट स्टेप, इनको हमने सिंबल से दिया है, और इनका जो आर एस है ये तो स्मॉल और कैपिटल आर एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्टिंग्विश करने के लिए 1/s, 1/s², 1/s³ और 1, सिंपल। तो ये स्टूडेंट्स हमारा हुआ फाइनली टाइम रिस्पॉन्स, और इनका हमने बेसिक समझा टाइम डोमेन का। टाइम डोमेन में दो पार्ट देखे हमने, ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट एरर क्या होता है उसका समझा। अब फाइनली हम टाइम रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, जिसको मैं एक बार दिखा देता हूँ क्योंकि ये कल की क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उसका आपको फर्स्ट ऑर्डर का आपको ये ध्यान में रखना है। मैं पहले ही रिपीट कर चुका हूँ, ये सब्जेक्ट मैथमेटिकली है तो आपको कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान में रखना है। अगर हम C हमारा आउटपुट है, R हमारा इनपुट है, यानी हमने इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाला है C/R का, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का कुछ ये होता है। सेकेंड ऑर्डर का होगा तो हमारा क्या होगा, S मतलब स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड ऑर्डर में S³ हो जाएगा, जो कि हम बाद में देखेंगे। अगर हमने यूनिट स्टेप इनपुट लिया, फाइनली ये हमारा आया। अभी के लिए मैं इसको यहीं पर ही रोक रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को इसको यहाँ तक समझना जरूरी है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिक सिग्नल्स में, क्योंकि आपके यूनिट स्टेप, यूनिट रैम्प और यूनिट पैराबोलिक, ये तीनों हैं, इन तीनों के लाप्लास ट्रांसफॉर्म अच्छे से ध्यान में रख लीजिए ताकि आपको समझ में आए। तो ये तो स्टूडेंट अभी हमारी बात हुई क्लास की। अब स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस समय पंचायत चुनाव हैं। हो सकता है कि आप अलग अलग अपने एरिया से, डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हों, लेकिन मैक्सिमम जगह पंचायत चुनाव हैं। मेरा मतलब जैसे दौसा में मैं इस समय पोस्टेड हूँ, तो माननीय कलेक्टर सर द्वारा हम लोगों को एक ELC यानी इलेक्टोरल लिटरेसी कमेटी, मतलब कमेटी जो है, और स्वीप कमेटी, इसके लिए लिटरेसी कमेटी के लिए हम लोगों को मतलब कमेटी बनाई गई है। उसके प्रिंसिपल सर के आदेश के द्वारा मैं, विनीता मैम जो आपके इंग्लिश के लेक्चरार हैं, और विष्णु चौधरी सर जो सिविल के लेक्चरार हैं, हम लोग इस तीनों मतलब इस कमेटी में हैं। हमारा जो मेन एम है कि हम आप लोगों को बताएं, समझाएं कि आप लोगों को मतलब अपनी वोटिंग करना है। अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो ज़रूर अपना, अगर आपने वोटर में मतलब ID में नाम नहीं ऐड करवाया तो ज़रूर करवाएं। दूसरा, अगर आपका वोटर ID बन गया है तो वोट देने जरूर जाएं।
आने वाले टाइम में आपको हम लोग मतलब काफ़ी चीज़ों के बारे में बताएंगे। हो सकता है एक ई वेबिनार प्रस्तावित हम उसको भी करवाएं, ताकि आप इन चीज़ों को देख पाएँ, समझ पाएँ और वोट डालने ज़रूर जाएँ। तो स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखें कोरोना महामारी में भी, क्योंकि आपको अगर वोट डालने जाना है तो कोरोना महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और वोट वोट भी आपका एक अधिकार है और एक आपकी एक ड्यूटी भी है, उसका भी ज़रूर इस्तेमाल करें। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।